अरविंद केजरीवाल के चंडीगढ़ दौरे से पहले उठा विवाद। आम आदमी पार्टी का दावा, पंजाब भवन में केजरीवाल को नहीं मिली प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत, तो सीएम ने कहा झूठ बोलकर ड्रामा कर रही है आप। सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। अमृतसर में राजकुमार वेरका के घर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस के साथ की धक्का मुक्की। बीजेपी नेता संपत सिंह का प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्यता से इनकार, किसानों के मुद्दे का दिया हवाला, ट्वीट कर दी जानकारी। बोले वर्तमान हालातों के चलते सदस्यता कबूल नहीं कर सकता, किसानों के मुद्दे का निकालना चाहिए हल। भिवानी में जेजेपी ने ईश्वर मान का अनोखा प्रदर्शन, गंदगी के ढेर पर बैठकर दिया धरना, पूरे शहर की सफाई होने तक धरना जारी रखने का किया ऐलान। दिल्ली लाल किला हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी, स्पेशल सेल ने अमृतसर से गुरतेज सिंह को किया गिरफ्तार, गुरतेज पर 1 लाख का था इनाम। दादरी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर का मामला, पलवल में 6 पटवारियों के खिलाफ केस दर्ज, जमीन अधिग्रहण मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, एसडीएम कंवर सिंह को पहले ही किया जा चुका है निलंबित। कोरोना का कहर कम होने के बाद हिमाचल में बढ़ी पर्यटकों की तादाद, पर्यटकों से गुलजार होने लगी है पर्यटन नगरी मनाली, रोहतांग पास में हो रही बर्फबारी का दीदार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। चलिए आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लाइव संबोधन पर। स्टेक होल्डर है उनको मिलेगा, प्रति एजेंसी को इतना उसको मिल सकता है, और 1 लाख रुपया टूरिस्ट गाइड्स जो लाइसेंस्ड है, जिनको लाइसेंस प्राप्त है या क्षेत्रीय या फिर राज्य के स्तर पर जिनको रिकॉग्नाइज किया गया उनको होगा। इनको ना तो कोई प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, और फोरक्लोजर के लिए भी इनके लिए या पूर्व भुगतान करने के लिए भी जो शुल्क होता है उससे भी इनको छूट दी गई है, और जो अतिरिक्त कोलेट्रल इनको देनी पड़ती है उसकी भी आवश्यकता इस पर नहीं होगी। तो इस तरह से बड़ी मदद उसके टूरिज्म क्षेत्र के लिए यहां से भी होने वाली है। The next one also pertains to tourism sector. For the visas which are, once we start visa issuance again, the first 5 lakh tourist visas will be issued totally free of charge. This will benefit for any tourist only once. The scheme will be applicable till 31st March 2022 or till the first 5 lakh of visas get covered. In other words, till 31st March 2022 or till the first 5 lakh tourist visas are issued, everyone gets free tourist visa. Beyond that, of course, the usual regular charges will apply. So this, I think, will have a great incentivizing impact on those short-term tourists who come in for just with a month, 1 month visa. विदेशी पर्यटकों के लिए जैसे ही वीजा की अनुमति मिलनी शुरू होगी, पर्यटन क्षेत्र को लाभ मिले, उसमें पहले 5 लाख जो टूरिस्ट हिंदुस्तान आएंगे, या वो छुट्टी मनाने आ सकते हैं, व्यवसाय करने आ सकते हैं, जिस दृष्टि से भी उनको आना होगा, पहले 5 लाख टूरिस्ट जो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे उनको वीजा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 2019 में लगभग 1,93,00,000 विदेशी पर्यटक भारत आए, जिन्होंने कुल मिलाकर 2,23,390 करोड़ खर्च किया। ये चाहे अवकाश पर आए हों, व्यवसाय करने आए हों। औसतन जो टूरिस्ट आता है, विदेशी पर्यटक यहां पर आता है, वो 21 दिन औसतन भारत में रुकता है। प्रतिदिन औसतन वो लगभग 2400 रुपये खर्च करता है। इसके अलावा ये जो वीज़ा की अवधि है,
जैसे इसको हम वापस शुरू करेंगे, वीज़ा जारी करना शुरू करेंगे, या तो पहले 5 लाख टूरिस्ट को इसको वीज़ा शुल्क माफ़ किया जाएगा और इसका वो लाभ उठा सकते हैं, लेकिन एक टूरिस्ट जो है, एक पर्यटक जो है, उसको एक बार ही इसका लाभ मिलेगा, बार बार नहीं। उसको कैप किया गया उस तरह से। और ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक रहेगी, या पहले 5 लाख जब वीज़ा मिल जाएंगे उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, या 31 मार्च 2022 तक इसको जारी रखा जाएगा। इसका कुल वित्तीय जो प्रभाव होगा वो लगभग 100 करोड़ होगा। The next item relates to extension of the Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana. You would remember that in October last year, we had announced that to incentivize employers for creation of jobs or to restore the lost employment, which is registered under the EPFO, we had extended a scheme wherein we estimated about 58.50 lakh of beneficiaries would be taken in and they would get this benefit. And who are the beneficiaries? Those who draw a salary much lesser than 15,000 or lesser per month, and both in that case for such employers and employees wherein the establishment had less than 1,000 employees, the total of 24% of wages will be paid by the government, meaning the employer's share and the employee's share. Whereas if the unit had more than 1,000 employees, again for all those who had 15,000 rupees per month salary, 12% of the wages, which is the employee's contribution alone, will be paid by the government. Now, as it is, since October till today, till not today so much, 18th of June, about 21.42 lakh beneficiaries have benefited, and they are spread around 79,577 establishments. So this scheme now, which was valid till 30th June 2021, which is in another few days it was to get over, we are extending the scheme till 31st March 2022. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसको पिछले वर्ष 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था, ये एक प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना लाए थे कि एक तो नए रोजगार का सृजन हो और जिनका रोजगार चला गया उनको वापस रोजगार देने के लिए उनको अवसर मिले। इसका कुल मिलाकर जो आउटले रखा गया था वो 22,810 करोड़ था। 58.50 लाख इसके कुल बेनिफिशरीज थे जिनको इसका लाभ मिला, और इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो थी वो 30 जून 2021 था। इसमें जो सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई 2 साल के लिए नए एम्प्लॉयज़ की, काम करने वालों के लिए, मंथली वेज जिनका 1 महीने की तनख्वाह 15,000 से कम हो, उसको इसके लिए लिया गया था। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो उस पे नौकरी देने वाले का और नौकरी करने वाले का जो शेयर होता है उसका हिस्सा होता है 24% होता है। और इसमें तय किया गया था कि जिस कंपनी के 1,000 तक के एम्प्लॉइज हैं उन। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कई तरीके के ऐलान किए हैं, कई तरीके के राहत पैकेज की यहां पर बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल के दौरे से पहले सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के दावे को सीएम ने खारिज किया है। पीसी की परमिशन ना देने की बात झूठी है, ये बयान सामने आया है। रैली की इजाजत दी तो पीसी क्यों रोकेंगे, सीएम की तरफ से ये बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी सिर्फ ड्रामा कर रही है, तो इस तरीके की बात जो है सामने आई है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का चंडीगढ़ का दौरा था, लेकिन अब इस दौरे से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वही इन आरोपों पर सफाई पलटवार भी दिया गया है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि पंजाब भवन में केजरीवाल को इजाजत नहीं मिली है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहीं सीएम भवन की तरफ से यह बयान सामने आया जिसमें यह कहा गया है कि झूठ बोलकर ड्रामा कर रही है आम आदमी पार्टी। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज
जुड़ गए हैं। पंकज, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल का चंडीगढ़ दौरा है, लेकिन उससे पहले ही इस तरीके का विवाद सामने आ रहा है और क्या कुछ अपडेट और कई तरीके के पलटवार भी लगाए मतलब एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। देखिए, जब भी अरविंद केजरीवाल पंजाब आते हैं तो कोई ना कोई विवाद उनके उस दौरे के साथ जुड़ जाता है। और जब अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले पंजाबी में ट्वीट कर ये कहा कि वो पंजाब आ रहे हैं, पंजाब आकर कई सारे ऐलान जो हैं उनकी तरफ से किए जाएंगे, और उसमें जिक्र उन्होंने बिजली का किया और साफ तौर पर यह भी कहा कि महिलाओं को फायदा जो है उनके राशन में होगा। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से एक जानकारी दी गई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चंडीगढ़ के पंजाब भवन में करनी थी, लेकिन पंजाब सरकार ने उनको मंजूरी नहीं दी है। पंजाब सरकार जो है उनको मंजूरी नहीं दे रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री दफ्तर से ट्वीट आता है। मुख्यमंत्री दफ्तर ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये झूठ बोल रही है, किसी भी तरह से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर इस तरह की कोई बात है ही नहीं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने ये जानकारी दी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की मंजूरी जो है वो नहीं दी गई, और ये कहा गया है अब मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से ये महज ड्रामा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है झूठ बोलकर। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये कहा जा रहा है कि झूठ बोलकर ड्रामा किया जा रहा है। इस बीच एक ट्वीट भी सामने आया है सीएम की तरफ से, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बिल्कुल भी सच नहीं है। हमने कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को रैली का आयोजन करने दिया, तो हम भला उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्यों रोकेंगे। अगर वो चाहें तो लंच का इंतजाम करने में भी हमें खुशी होगी। आम आदमी पार्टी सिर्फ ड्रामा कर रही है और फिर चाहे उसके लिए झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। तो वार पलटवार की सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी गई है। इस बीच सीएम की तरफ से भी ट्वीट कर कहा गया है कि रैली की इजाजत दी तो पीसी आखिर क्यों रोकी जाएगी। और अब बड़ी खबर हरियाणा से है। संपत सिंह ने बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्यता से इनकार कर दिया है। वर्तमान हालातों के चलते सदस्यता कबूल नहीं कर सकता हूं। भाजपा नेता ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। प्राथमिक तौर पर किसानों के मुद्दे का हल निकलना चाहिए। बंद कमरे में पुलिस सुरक्षा में राजनीति असंभव है, ये कहना है संपत सिंह का। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने हमेशा ही किसानों का समर्थन किया है और अभी भी मैं किसानों का समर्थन करता हूं, और यही वजह है कि संपत सिंह का प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्यता से अब उन्होंने इनकार कर दिया है। उनका यह कहना है कि वर्तमान हालातों के चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। प्राथमिक तौर पर किसानों के मुद्दे पर सबसे पहले हल निकलना बेहद जरूरी है। किसानों को लेकर उन्होंने ये कहा है कि बंद कमरे में पुलिस सुरक्षा के बीच राजनीतिक असंभव है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ट्वीट किया है संपत सिंह की तरफ से, दूसरी तरफ सदस्यता से इनकार कर दिया है प्रदेश कार्यकारिणी की। हमारे संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे ये जानना चाहेंगे कि संपत सिंह ने प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्यता से इनकार किया है और वजह किसानों का मुद्दा बताया है। बिल्कुल कुसुम, देखिए संपत सिंह की अगर बात करें तो हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं इंडियन नेशनल लोकदल सरकार में, और पिछले चुनाव से पहले वो भाजपा में शामिल हुए थे। और हाल ही में बीजेपी की जो प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट जारी की गई थी उसमें उनका नाम था, लेकिन संपत सिंह ने इस कार्यकारिणी की सदस्यता से इनकार कर दिया है। संपत सिंह का ये कहना है कि हमारी इस वक्त जो प्राथमिकता है वो किसानों का जो आंदोलन है, किसानों की जो मांगे हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर हल करना है, ये होनी चाहिए। क्योंकि राजनीति तो हो ही नहीं पा रही है। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो अपने क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे हैं, विधानसभा क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे हैं, किसी कार्यक्रम में नहीं जा पा रहे हैं। तो संपत सिंह ने बाकायदा ट्वीट किया है और एक पत्र लिखा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो प्राथमिक सदस्यता स्वीकार नहीं कर सकते, किसानों का आंदोलन को सुलझाया जाए और राजनीति करना बंद कमरों में बहुत मुश्किल हो गया है। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो राजनीति बंद कमरों में हो रही है और ये राजनीति बंद कमरों में बेहद असंभव है, और यही वजह है। किसानों का मुद्दा भी उन्होंने बताया है और प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्यता से इनकार भी किया है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम की वजह से 12 राज्यों के लोग परेशान हुए हैं। दिल्ली सरकार ने कोताही बरती जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हुई हैं। उन्होंने केजरीवाल पर ओछी राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। सुनीता दुग्गल ने कहा कि 7 साल से केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और इस दौरान सरकार ने बेहतरीन काम किया है, जिसका बड़ा उदाहरण कोरोना काल में देखने को भी मिला है। और अब खबर भिवानी से है। भिवानी में पार्षद ईश्वर मान का अनोखा प्रदर्शन सामने आया है। शहर में सफाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लघु सचिवालय के बाहर गंदगी के ढेर के बीच यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ना नगर परिषद सुनवाई करती है और ना ही डीसी। ऐसी बात मान की तरफ से कही गई है। पूरे शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सफाई नहीं होने तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा, ऐसा ऐलान किया गया है। तो शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है पार्षद की तरफ से। तो एक तरफ लोग गंदगी के ढेर को लेकर आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं अब पार्षद की तरफ से भी आवाज बुलंद की जा रही है। मैं शहर की सफाई व्यवस्था जो है पिछले 7 साल से बुरा हाल है और पानी का गंदा पानी आता है शहर में और सफाई का सबसे बुरा हाल है। पूरे शहर की सफाई नहीं होगी जब तक मैं जगह जगह पर मैं बैठूंगा। मैं चाहे नेहरू पार्क के पीछे छात्रावास की देख लो। तो तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सफाई की मांग को लेकर पार्षद ईश्वर मान की तरफ से यह अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। गंदगी के ढेर के बीच बैठकर ही सफाई की मांग उठाई जा रही है। सफाई को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। लघु सचिवालय के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी का ढेर लगा है और इस बीच पार्षद की तरफ से सफाई की मांग की जा रही है। उनका यह कहना है कि ना ही नगर परिषद सुनवाई करता है और ना ही डीसी की तरफ से यह सुनवाई की जाती है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।